अब तक हमने दो टाइप के कैपेसिटर के बारे में पढ़ा। पहला पढ़ा हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, दूसरा पढ़ा स्फेरिकल कैपेसिटर, और थर्ड के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे जिसको कहा जाता है सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। तो जो थर्ड वाला है उसको कहा जाता है सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। इस टाइप के कैपेसिटर में दो कोएक्सियल सिलेंडर लिए जाते हैं, है ना। टू कोएक्सियल कंडक्टिंग cylindrical shells are used to form a cylindrical capacitor। है ना। तो आप फिगर में देखेंगे कि यहाँ पर ये एक सिलिंड्रिकल कैपेसिटर दिखाया गया है जिसमें अंदर एक सिलेंडर है जिसका रेडियस है अंदर वाले का R1, मतलब ये कह सकते हैं कि ये इसका डायमीटर हो गया 2R1, और जो आउटर सिलेंडर है उसका रेडियस है R2, तो उसका जो डायमीटर है ये हो गया 2R2। ठीक, और इस सिलिंड्रिकल जो कंडक्टर है इसका लेंथ मान लेते हैं L है। ठीक, अब इसी सिलिंड्रिकल कैपेसिटर का क्रॉस सेक्शन दिखाया गया, या कहें कि टॉप व्यू दिखाया गया है। थोड़ा सा ऊपर देखेंगे यहाँ पर, है ना। तो इसमें जो अंदर वाला सिलेंडर है उसका रेडियस R1, और जो बाहर वाला सिलेंडर है इसका रेडियस R2 दिखाया गया है। अब ऐसा मान लेते हैं कि जो अंदर वाला सिलेंडर है ना, अंदर वाला सिलेंडर है, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज ले लेते हैं। इस पर पॉजिटिव चार्ज है इस तरह से दिखेगा इसके आउटर सरफेस पर। ठीक, मान लेते हैं ये जो चार्ज है ये है +Q। ठीक, इस पर +Q आएगा। तो जो आउटर सिलेंडर है, आउटर सिलेंडर का जो इनर फेस होगा उस पर आना चाहिए -Q, है ना। तो -Q चार्ज को हम लोग इस तरह से दिखा देते हैं यहाँ पर निगेटिव चार्ज। ठीक, तो दोनों सिलेंडर्स के बीच में कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, क्योंकि जो चार्जेज हैं वो अपोजिट नेचर के चार्जेज हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इधर ऐसे, और यहाँ पर आएगा इधर ऐसे, मतलब कि रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। यहाँ पर इधर होगा, यहाँ पर इधर होगा, तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। और जैसा कि हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा है कि जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वहाँ पर स्पेस में एनर्जी स्टोर होती है। ठीक, तो इसके लिए हम ऐसा करेंगे कि पहले हमें तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। दो प्लेट हो गए, दोनों प्लेट का पोटेंशियल डिफरेंस हमें कैलकुलेट करना होगा। इनर वाले सिलेंडर का पोटेंशियल मान लेते हैं V1 है, और आउटर वाले का पोटेंशियल मान लेते हैं V2 है। ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पता हो तो इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट किया जा सकता है। ठीक है, कैलकुलेट करने का जो तरीका है जो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था कि V2 - V1 is equal to potential difference is equal to V2 - V1 is equal to minus E dot dr R1 to R2, ऐसे लिखेंगे, है ना। और अगर हम ऐसे करें V1 - V2 को लिखेंगे तो निगेटिव साइन गायब हो जाएगा, और ये आएगा E इंटू dr, और लिमिट रखेंगे R1 से R2। ठीक,
अब चूंकि जो फिगर में दिखाया गया है इस पर पॉजिटिव चार्ज है, यानी V1 बड़ा होगा और V2 जो है ये छोटा होगा। तो V1 बड़ा है, V2 छोटा है, तो पोटेंशियल डिफरेंस ये जो V1 माइनस V2 है इसको हम लोग V लिख सकते हैं, है ना। यही एक्चुअली में पोटेंशियल डिफरेंस होगा दोनों प्लेट के बीच में। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करें? बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो आप देखेंगे कि ये जो सिलेंडर है, जो अंदर वाला सिलेंडर है, उसको एक लाइन चार्ज माना जा सकता है। तो लाइन चार्ज के कारण से जो फील्ड होता है वो फील्ड होता है 2k लैम्डा बाई आर। कहाँ से? उसका जो एक्सिस है ना, यहाँ से अगर ये एक्सिस मान लिया जाए तो एक्सिस से r डिस्टेंस पर इतना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। और जो आउटर वाला है ये हॉलो सिलेंडर है, इसलिए इसके कारण से अंदर फील्ड नहीं आएगा। यहाँ जो भी फील्ड आएगा सिर्फ इस अंदर वाले सिलेंडर के कारण से आएगा। तो ऐसा करें कि इसके सेंटर से r डिस्टेंस पर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो इसको हम लिख सकते हैं 2k लैम्डा डिवाइडेड बाई r। तो r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड है 2k लैम्डा बाई r, ठीक है। तो यहाँ पर रखेंगे 2k लैम्डा बाई r इंटू डी आर, R1 टू R2, ठीक है। अब कहेंगे लैम्डा कितना होगा? तो जो अंदर वाला चार्ज है इस पर टोटल चार्ज हम लोग मान लेते हैं कि Q है, ठीक। तो Q होगा टोटल चार्ज, इसका लेंथ दिया गया है L, तो लैम्डा को हम लोग लिख सकते हैं Q बाई L, ठीक है। तो इसको लिखेंगे 2k बाई R और लैम्डा को लिखेंगे Q बाई L इंटू डी आर, और इसमें लिमिट रखेंगे R1 से R2 तक, ठीक। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको कैलकुलेट करने के लिए इसमें से जो कांस्टेंट टर्म है 2kq बाई एल, इनको इंटीग्रेशन से बाहर करेंगे और इंटीग्रेट करेंगे इनको डी आर बाई आर, R1 से R2 तक, ठीक। तो इसके आगे देखेंगे क्या आएगा 2kq बाई एल इंटू इसका इंटीग्रेशन आएगा log r और लिमिट रखेंगे R1 से R2, ठीक। तो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा, k का वैल्यू हम लोग रख सकते हैं, तो होगा q बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट l इंटू log R2 बाई R1, ठीक। तो यहाँ से जो q है, q का वैल्यू हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 पाई एप्सिलॉन नॉट l डिवाइडेड बाई log R2 बाई R1 इंटू v। तो आप देखेंगे कहा जाता है कि जो चार्ज है वो प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस होता है। इसको हम लोग लिख सकते हैं c इंटू वी, वेयर c इज इक्वल टू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट l डिवाइडेड बाई log R2 बाई R1। तो ये हो गया कैपेसिटेंस ऑफ सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। जैसा कि हमने कैपेसिटर का डेफिनेशन पढ़ा कि कैपेसिटर का काम है चार्ज स्टोर करना और एनर्जी स्टोर करना। तो अभी तक हमने ये देखा कि कैपेसिटर चार्ज स्टोर करता है और कैसे करता है ये भी हमने देखा। अब देखेंगे कि कैपेसिटर किस तरह से एनर्जी स्टोर करता है। तो पहले ये समझना होगा कि आखिर यहाँ पर एनर्जी आती कहाँ से है ना। तो हम लोग पढ़ते हैं कि जब भी कहीं कंजर्वेटिव फोर्स होता है या कंजर्वेटिव फील्ड होता है तो वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी आती है। तो यहाँ भी कैपेसिटर पर जो चार्ज स्टोर होता है उसके कारण से एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है जो कि कंजर्वेटिव फील्ड होता है और इसलिए वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी आती है, ठीक है। तो इसको समझने के लिए हमने एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनाया है। आप देखेंगे कि उसको बैटरी से हमने जोड़ा है। तो बैटरी को जैसे ही जोड़ा जाता है वैसे ही
जो चार्जेज हैं देखेंगे कि बैटरी के कारण से एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा तो इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स लगता है और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मूव करना शुरू करते हैं। तो किसी इंस्टेंट पर हम ऐसा मान लेते हैं कि प्लेट्स पर चार्जेज स्टोर होने शुरू हो गए, है ना। तो कुछ इस तरह से जो लेफ्ट वाला प्लेट है इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और राइट वाले पर निगेटिव चार्ज आएगा, है ना। तो यूं समझें कि किसी इंस्टेंट पर इस पर चार्ज आया प्लस क्यू और राइट वाले प्लेट पर चार्ज आया माइनस क्यू। दोनों पर इक्वल चार्ज आएंगे मैग्नीट्यूड वाइज देखें तो, वो इसलिए क्योंकि ये दोनों ही प्लेट शुरू में न्यूट्रल होते हैं। जब कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं अप्लाई किया तो ये न्यूट्रल होते हैं, लेकिन जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है, तो इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स लगता है और इलेक्ट्रॉन्स मूव करने लगते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स जो है इस लेफ्ट वाले प्लेट से यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और इस रास्ते से होते हुए आप देखेंगे कि जो पॉजिटिव प्लेट है वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और इलेक्ट्रॉन मूव कैसे करते हैं, यहाँ से इधर, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन इधर मूव करते हुए इस डायरेक्शन में मूव करते हुए ये पहुँचते हैं कहाँ पर, निगेटिव प्लेट पर, ठीक है। अब निगेटिव प्लेट पर जब ये पहुँचेंगे तो यहाँ पर निगेटिव चार्ज बढ़ने लगा, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने लगे और इसलिए यहाँ पर निगेटिव चार्ज आ जाता है, ठीक। अब चूंकि यहाँ से इस पॉजिटिव प्लेट से इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो रही है, इलेक्ट्रॉन्स की डिफिशियंसी हो रही है और इसलिए पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आता है। दोनों इक्वल इसलिए है कि जितना निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन गया उतना ही यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए क्योंकि पहले से न्यूट्रल था, ठीक है। तो इस कारण से चार्जेज हैं वो इन पर बढ़ना शुरू होते हैं, ठीक। तो अभी मान लेते हैं कि किसी इंस्टेंट पर इस प्लेट पर जो चार्ज है वो क्यू चार्ज आ गया, ठीक। सपोज लेट्स एज्यूम दैट charge small q is stored on the capacitor at an instant, ठीक। तो इतना चार्ज क्यू आ चुका है, तो अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गया होगा दोनों के गैप के बीच में, तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस भी आएगा, ठीक है। तो अभी कह सकते हैं सो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट्स at this instant is equal to delta V is equal to Q by C, है ना। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि Q is equal to C इंटू पोटेंशियल डिफरेंस होता है, तो यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस पता चला कि Q by C पोटेंशियल डिफरेंस अभी आ गया होगा, ठीक। अब हम चाहते हैं कि ये जो कैपेसिटर है अब यहाँ से और DQ चार्ज, अभी Q चार्ज आ चुका है, DQ चार्ज और हम लोग ले करके यहाँ से ले जाएंगे इसको, ठीक है। अब निगेटिव प्लेट से इसको मूव कराते हुए इधर की तरफ मूव कराते हुए पॉजिटिव प्लेट पर ले जाएंगे, है ना। जैसा कि हमने कहा चार्ज निगेटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ जाता है, तो पॉजिटिव चार्ज जो है वो निगेटिव प्लेट से निकल करके पॉजिटिव की तरफ जाता होगा। तो इतना DQ चार्ज हमको इस निगेटिव प्लेट से लेकर के इस वायर से होते हुए इस पॉजिटिव प्लेट पर ले जाना है।
तो उसको ले जाने में इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट कितना वर्क करना पड़ेगा, है ना, वो हमें पता करना है ना। वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड in further sending dq charge from negative plate to पॉजिटिव प्लेट, है ना। अब आप कहेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट कैसे वर्क करना पड़ रहा है, तो देखें कि पहले से यहाँ पॉजिटिव चार्ज है और dq भी पॉजिटिव चार्ज हम लोग ले जा रहे हैं। तो जब पॉजिटिव चार्ज के पास और पॉजिटिव चार्ज ले जाएंगे तो वहाँ रिपल्शन होगा, है ना। तो पॉजिटिव चार्ज पहले से है और पॉजिटिव चार्ज हमें बढ़ाना है, उसके पास ले जाना है, तो रिपल्शन होगा। रिपल्शन के अगेंस्ट हमें वर्क करना पड़ेगा। उसी तरह से यहाँ पर निगेटिव चार्ज है, तो यहाँ से dq चार्ज ले जाएंगे तो यूं कह सकते हैं कि यहाँ पर निगेटिव चार्ज आ रहा होगा। तो जहाँ निगेटिव चार्ज है वहाँ निगेटिव चार्ज और लाना है हमें, तो वहाँ भी रिपल्शन होगा, है ना। तो इस रिपल्शन के अगेंस्ट हमें वर्क करना पड़ता है और उस वर्क को ही हमें कैलकुलेट करना है। तो ये जो वर्क होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट, उसको हम लोग कैसे लिखते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा हमने कि चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, ये होता है वर्क डन, ठीक। तो चार्ज है dq और पोटेंशियल डिफरेंस हमने यहाँ कैलकुलेट किया है, ये पोटेंशियल डिफरेंस है q/c, तो इसका वैल्यू रख देंगे यहाँ पर q/c, ठीक। अब अगर हमें ऐसा करना हो कि टोटल चार्ज हमें इस कैपेसिटर पर प्लस q लाना है, ठीक है। जैसे अगर अपने पास ये कैपेसिटर हो, है ना, ये कैपेसिटर है जिस पर पहले कोई चार्ज नहीं था और अब हमें इस पर प्लस q चार्ज लाना है, प्लस कैपिटल Q, ठीक है। पहले 0 चार्ज था और अब हमें इस पर प्लस q चार्ज लाना है, तो कितना वर्क करना पड़ेगा। तो हमने देखा कि dq चार्ज लाने में तो इतना वर्क करना पड़ता है, तो कैपिटल Q चार्ज लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग लिखेंगे अभी टोटल वर्क डन इन मूविंग टोटल चार्ज प्लस q फ्रॉम नेगेटिव प्लेट टू पॉजिटिव प्लेट। तो अब देखेंगे कि dq चार्ज लाने में इतना वर्क करना पड़ता है, तो प्लस q चार्ज लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, तो हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, है ना। इंटीग्रेट करेंगे q dq/c, इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ करेंगे, तो इसको करेंगे चूंकि पहले 0 चार्ज था, है ना। जब 0 चार्ज था तो 0 वर्क, और जब कैपिटल Q चार्ज लाएंगे तो टोटल वर्क डन हो जाएगा W, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में इंटीग्रेशन करने से आएगा W और राइट साइड में 1/c कांस्टेंट है और q dq जो है इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा q²/2, लिमिट रखेंगे 0 से कैपिटल Q, ठीक। तो टोटल जो वर्क डन है वो आ गया q²/2c, ठीक है। तो ये आ गया टोटल वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसको थोड़ा सा एनालाइज करें हम कि टोटल वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड
will be equal to potential energy stored on the capacitor, तो इसलिए कह सकते हैं कि जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो इस वर्क डन की इक्वल होगी, और इसको हम लिख सकते हैं Q²/2C, है ना। तो इतनी एनर्जी स्टोर होगी। ठीक, अगर ऐसा हो कि जो अपना कैपेसिटर है ना, ये छोटा सा एक कैपेसिटर हम बनाते हैं, ठीक है। अब ये जो कैपेसिटर है वो हमने एक बैटरी से जोड़ दिया, है ना। अब इस बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है V, तो फाइनली इस कैपेसिटर पर भी पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, यहाँ भी V, ठीक। और इस पर चार्ज हो जाएगा टोटल Q, ठीक। तो यहाँ से ये कहा जा सकता है कि फाइनली Q इज इक्वल टू C इंटू V होगा। सो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इज इक्वल टू Q का वैल्यू हम लोग रखेंगे CV होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2C, यानी हाफ CV स्क्वायर, ठीक है। तो जो टोटल एनर्जी है उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, सो टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी stored on the capacitor is equal to U is equal to Q square by 2C is equal to हाफ CV स्क्वायर, है ना। तो ये जो फॉर्मूला है हमें हमेशा याद रखना चाहिए, ये बार बार यूज में आता है। तो अभी हमने सीखा कि जो कैपेसिटर है अगर पहले से अनचार्ज हो और अगर V पोटेंशियल डिफरेंस का एक बैटरी, V वोल्टेज का बैटरी से जोड़ दिया जाए, तो पहले न्यूट्रल था, अब जो है इस पर माइनस Q इधर चार्ज आ गया और प्लस Q चार्ज इधर आ गया। तो कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर हुआ, एनर्जी स्टोर्ड ऑन द कैपेसिटर इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर या हाफ Q स्क्वायर बाई C, ऐसे कर सकते हैं। लेकिन अगर हम पता करें वर्क डन बाई बैटरी, तो उसको लिखेंगे टोटल चार्ज जो यहाँ से यहाँ गया। बैटरी ने क्या किया होगा कि ये जो चार्ज है Q चार्ज को इस प्लेट से लेकर के इस प्लेट तक ले गया होगा, यानी V पोटेंशियल डिफरेंस से चार्ज को मूव कराया गया है। चार्ज जो मूव किया वो है Q और जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है V, है ना। यहाँ से यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस है V और बैटरी ने इस Q चार्ज को यहाँ से यहाँ लाया होगा, तो बैटरी ने इतना वर्क किया होगा, ठीक है। तो बैटरी का जो वर्क है वो हो गया, Q को हम लोग लिख सकते हैं C इंटू V यानी CV स्क्वायर। तो आप देखेंगे कि जो बैटरी ने वर्क किया वो है CV स्क्वायर और जो चार्ज स्टोर हुआ है, जो एनर्जी स्टोर हुआ है वो है हाफ CV स्क्वायर, यानी जितना बैटरी ने वर्क किया है उसका जस्ट आधा स्टोर हुआ है, जस्ट 50% स्टोर हुआ है,
ठीक है। बैटरी ने वर्क किया है CV² और एनर्जी स्टोर हुआ है हाफ CV²। तो कह सकते हैं सो लॉस्ट एनर्जी इज इक्वल टू, जो हीट के फॉर्म में लॉस होगा वो हो जाएगा वर्क डन बाई बैटरी माइनस एनर्जी स्टोर्ड ऑन द कैपेसिटर। तो ये होगा CV² माइनस हाफ CV² इज इक्वल टू हाफ CV², है ना। यानी जितना लॉस हुआ उतना ही स्टोर भी हुआ है। सो एनर्जी स्टोर्ड इज इक्वल टू एनर्जी लॉस्ट। तो ये कहा जा सकता है कि 50% ऑफ द वर्क डन is stored on capacitor and 50% of the work done by battery। हम यहाँ पर बैटरी के वर्क की बात कर रहे हैं। बैटरी is lost as heat, है ना। तो ये चीजें हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो वर्क हो रहा है उसमें 50% लॉस हो गया होगा। कहाँ लॉस हुआ होगा? जैसे वायर का अपना रेजिस्टेंस होता है, सर्किट में कुछ रेजिस्टेंस होगा तो उस रेजिस्टेंस के पास में लॉस हो गया होगा। ऐसा कहा जाता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, जिस स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वहाँ पर एनर्जी स्टोर होती है। जैसे कि हम जानते हैं कि जो लाइट है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होने का मतलब कि स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। जहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, जहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड होता है, वहाँ पर स्पेस में एनर्जी होती है। ठीक, तो यूनिट वॉल्यूम में जो एनर्जी स्टोर होती है उसको एनर्जी डेंसिटी कहा जाता है। तो हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, अभी हम लोग जानेंगे कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी क्या होता है ना। तो ये है इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी इज electric energy stored in an electric field per unit volume वॉल्यूम। तो ये होता है एनर्जी डेंसिटी। इसको स्मॉल यू से डिनोट किया जाता है। ये होता है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो इसको हम लोग कैलकुलेट करने के लिए, हालांकि ये वैल्यू हम लोग पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में यूज कर चुके हैं, फिर भी हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे कि एनर्जी डेंसिटी होता कितना है। ठीक, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कैपेसिटर में जो प्लेट होता है, दोनों प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ऐसे, और यहाँ पर चूँकि इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इसलिए इस पूरे गैप में एनर्जी होती है। ठीक, तो हम लोग लिखते हैं पोटेंशियल एनर्जी को लिखते हैं इस तरह से, हाफ C इंटू V² डिवाइडेड बाई ये जो स्पेस है ना, ये जो गैप है, इसी में एनर्जी टोटल स्टोर है। तो इस गैप का जो वॉल्यूम होगा उसको लिख सकते हैं प्लेट का एरिया इंटू सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स। ये वॉल्यूम हो जाएगा इसका दोनों प्लेट के बीच में। ठीक, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, हाफ
C जो होता है उसको लिखते हैं एप्सिलॉन नॉट A बाई D। ये होता है कैपेसिटेंस V स्क्वायर डिवाइडेड बाई A इंटू D। तो हाफ एप्सिलॉन नॉट देखेंगे कि इसमें से A और A एक कैंसिल हो गया, एक ये यहाँ से और एक A नीचे से, इधर आएगा V बाई D का होल स्क्वायर। तो हाफ एप्सिलॉन नॉट जो V बाई D है उसको कहा जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो एनर्जी डेंसिटी का जो फॉर्मूला है वो फाइनली ये आया, U इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटू E स्क्वायर, है ना, वेयर E इज इलेक्ट्रिक फील्ड इन स्पेस। एक एग्जाम्पल करते हैं। इस एग्जाम्पल में आप देखेंगे कि दो पैरेलल प्लेट्स दिए गए हैं, दोनों प्लेट्स का एरिया इक्वल है, A के इक्वल, और दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो दिया गया है D। दोनों प्लेट्स पर चार्जेस डिफरेंट दिए गए हैं Q1 और Q2। तो हमें पता करना है फाइंड चार्जेस ऑन ईच फेस ऑफ प्लेट्स। तो पहला क्वेश्चन ये हो गया। फिर फाइंड करना है फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड between the plates। फिर जो थर्ड पार्ट है क्वेश्चन का उसमें हमें पता करना है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर, और फोर्थ फाइंड करना है एनर्जी स्टोर्ड ऑन द कैपेसिटर, ठीक है। तो हम लोग जैसा कि जानते हैं कि किसी भी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस चार्ज पर डिपेंड नहीं करता है ना, और इसलिए इस कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस होगा उसको हम लोग लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट इंटू एरिया डिवाइडेड बाई D, ठीक है। ये चार्जेस से इंडिपेंडेंट होता है। हमने तो पढ़ा कि कैपेसिटर में दोनों प्लेट्स पर चार्जेस इक्वल मैग्नीट्यूड के होते हैं और अपोजिट नेचर के होते हैं, लेकिन यहाँ पर चार्जेस अलग अलग दे दिए गए हैं, ठीक है। बैटरी से कनेक्टेड नहीं है दोनों, ठीक। तो ये कहने के लिए ये भी एक कैपेसिटर है ना, क्योंकि दोनों इसमें भी प्लेट्स हैं, इसने भी चार्ज स्टोर किए हुए हैं। तो अब हमें ऐसा करना है कि पहले पता करना है कि इन दोनों प्लेट्स के हर फेस पर कितना चार्ज है। तो उसके लिए हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला कॉन्सेप्ट ये था, हमने मान लिया था कि यहाँ पर एक फेस पर एक चार्ज मान लिया, तो दूसरे फेस पर हो गया Q1 माइनस x, और फिर इस पर एडजेसेंट वाले फेस पर जो चार्ज होता है जस्ट इसका निगेटिव चार्ज आता है, यानी कि माइनस Q1 माइनस x, और राइट साइड में जो आएगा वो हो जाएगा Q2 प्लस Q1 माइनस x। इतना चार्ज हो जाएगा राइट साइड वाले प्लेट पर, ताकि इसको और इसको जोड़ने पर Q1 आना चाहिए। फिर उसी तरह से इसके दोनों फेस पर चार्ज जोड़ेंगे तो Q2 आना चाहिए, ठीक है। तो ये तो हो गया टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन इसमें हमें x का वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो कैलकुलेट करने के लिए हमने तरीका जो सीखा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में
कि किसी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। तो हमने लेफ्ट वाले कंडक्टर के अंदर एक पॉइंट ले लिया P, इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो इस x के कारण से जो यहाँ पर फील्ड आएगा वो आएगा राइटवर्ड डायरेक्शन में। राइटवर्ड डायरेक्शन को हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, तो आएगा चार्ज बाई 2a एप्सिलॉन नॉट। ठीक, अब ये पॉजिटिव चार्ज मानते हैं इसको, तो इसके कारण से निगेटिव में आएगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं निगेटिव डायरेक्शन में, और मैग्नीट्यूड आएगा टोटल चार्ज Q1 माइनस x। इसको थोड़ा साफ साफ लिखते हैं, ये है अपना Q1 माइनस x। तो ये हो गया टोटल चार्ज डिवाइडेड बाई 2a एप्सिलॉन नॉट। फिर अब एक चार्ज ये है, तो ये जो चार्ज है ये निगेटिव चार्ज है, तो इसके कारण से फील्ड आएगा राइट साइड में, तो पॉजिटिव लिखेंगे। लेकिन मैग्नीट्यूड कैसे लिखेंगे? मैग्नीट्यूड लिखेंगे चार्ज Q1 माइनस x डिवाइडेड बाई 2a एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और इधर जो चार्ज है, इस चार्ज के कारण से इसको अगर पॉजिटिव मान रहे हैं तो यहाँ पर लेफ्ट डायरेक्शन में आएगा फील्ड, जो कि निगेटिव डायरेक्शन है। तो निगेटिव डायरेक्शन में फील्ड आएगा, इसको लिखेंगे चार्ज Q2 प्लस Q1 माइनस x डिवाइडेड बाई 2a एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये जो बीच में पॉइंट P लिया था, यहाँ पर नेट फील्ड इतना हुआ जो कि 0 होना चाहिए, क्योंकि कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो 0 होता है। तो अगर इसको सोल्व करेंगे तो देखेंगे कि ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कैंसिल हो गया। ठीक, तो यहाँ से x का जो वैल्यू आएगा Q1 प्लस Q2 बाई 2। यही वैल्यू हमने पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जब क्वेश्चन किया था तो कैलकुलेट किया था। ठीक है, तो ये फिर से x वैल्यू आया। अब हम देखते हैं कि इस x का वैल्यू रखने से, x का वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पर और यहाँ पर, बल्कि चारों फेस पर जो है चार्ज का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वो जो वैल्यू आएगा रखने पर, वो हम लोग यहाँ एक बार लिखते हैं। तो उसके लिए हम लोग एक पहले फिगर बनाते हैं, है ना। तो ये जो फिगर है कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, एक प्लेट ये हो गया, और जो दूसरा प्लेट है वो ये हो गया। तो पहले वाले जो इस पर चार्ज था Q1, इस पर चार्ज दिया गया था Q2। तो इसके लेफ्ट साइड में जो चार्ज आया Q1 प्लस Q2 बाई 2, जो यहाँ पर वैल्यू हमने कैलकुलेट किया है। ठीक, और उसके बाद बाकी में इस फेस पर निकालना हो तो Q1 में से x माइनस करेंगे, तो ये वाली जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी इतनी, Q1 माइनस Q2 बाई 2। ठीक, अच्छा, जो दूसरा प्लेट है राइट साइड में, उस प्लेट का लेफ्ट साइड पर इसका जस्ट निगेटिव होना चाहिए, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा Q2 माइनस Q1 बाई 2, और राइट साइड पर फिर से Q1 प्लस Q2 बाई 2। तो इस तरह से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना। हर सरफेस पर इस तरह से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो आप देखेंगे कि ये जो प्लेट है, इस पर इधर अगर माने कि पॉजिटिव चार्ज है, Q1 को अगर बड़ा माना जाए, तो इधर अगर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो यहाँ पर निगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, तो अब ये जो चार्ज है लेफ्ट साइड में और ये राइट साइड में, इन दोनों के कारण से कहीं पर भी फील्ड निकालेंगे, है ना, जैसे प्लेट के दोनों प्लेट्स के बीच में, तो कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो कह सकते हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स is only due to
charges on inner faces of plates, है ना। इसके इनर फेस पर जो चार्ज होगा उन्हीं के कारण से फील्ड आएगा, है ना। बाकी अगर माने कि ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये भी पॉजिटिव होगा, तो बीच में दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल कर देंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग क्या देखेंगे कि दोनों प्लेट के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो इनके कारण से आएगा। तो अगर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो हम लोग इनको ऐसे दिखा सकते हैं कि अपने पास दो प्लेट्स हैं, इनमें से इनका इनर फेस पर जो चार्ज है ना, यहाँ पर हम लोग मान सकते हैं यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आया और इस पॉजिटिव चार्ज को हम लोग मान लेते हैं Q। इस पर निगेटिव चार्ज आया, ये हो गया -Q, ठीक है। वेयर Q इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2/2, ठीक है। ये जो Q1 माइनस Q2/2 यहाँ आया था, इसको हमने +Q मान लिया है, तो यहाँ पर -Q मान लिया, ठीक है। अब ये चार्जेज हैं तो इनके कारण से यहाँ पर फील्ड आएगा और वो फील्ड का जो वैल्यू होगा इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट, है ना। जो प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उसको हम लोग लिखेंगे Q/ε0A, यानी Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाई 2A/ε0। Q का वैल्यू Q1 माइनस Q2/2 रख देंगे, तो इसको थोड़ा सा हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाई 2A/ε0, ठीक है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इतना आ गया, है ना। तो हमसे 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, हमने पहला क्वेश्चन कर लिया, हर सरफेस पर चार्ज निकाल लिया, फिर दूसरा पार्ट भी कर लिया, अभी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैलकुलेट कर लिया, ठीक। अब चाहें तो पोटेंशियल डिफरेंस भी कैलकुलेट कर सकते हैं, तो वो हम लोग अब कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर। तो उसके लिए फिगर फिर से बनाएंगे। तो ये दो प्लेट्स हो गए, है ना। तो इनमें से जिस पर हम लोग पॉजिटिव चार्ज मान रहे हैं उस पर जो पोटेंशियल होगा वहाँ पर वो हायर पोटेंशियल होगा, और जहाँ पर हम लोग निगेटिव चार्ज मान रहे हैं वहाँ पर लोअर पोटेंशियल होगा, ठीक है। ये +Q और ये -Q। तो ये सेपरेशन हमें क्वेश्चन में दिया गया है D है, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स इज इक्वल टू V इज इक्वल टू नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू D। चूंकि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है तो ऐसे लिख सकते हैं, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट किया था वो देखें यहाँ पर, यह आया है Q1 माइनस Q2/2A/ε0। तो ये वैल्यू हम लोग यहाँ रखते हैं, तो ये आएगा Q1 माइनस Q2/2A/ε0 इंटू D, ठीक है। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। अब पूछा जाएगा कि एनर्जी स्टोर्ड कैलकुलेट करना है हमें, जो क्वेश्चन का 4th पार्ट था। अब देखेंगे 4th पार्ट में यहाँ पूछा गया है एनर्जी स्टोर्ड ऑन द कैपेसिटर। तो ये कैलकुलेट करेंगे, एनर्जी स्टोर्ड ऑन द कैपेसिटर। तो उसको हम लोग लिख सकते हैं
या तो क्यू स्क्वायर बाई 2c, यहाँ पर q का जो वैल्यू है ये हम लोग रख सकते हैं इतना q1 माइनस q2 बाई 2, है ना। तो ये आ जाएगा q1 माइनस q2 बाई 2 इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2c, यानी q1 माइनस q2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8c, और c का जो वैल्यू है वो हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट a बाई d। तो ये अगर वैल्यू हम लोग रख देंगे होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 एप्सिलॉन नॉट इंटू a इंटू d, ये हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हमने टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर कैलकुलेट कर लिया। तो इस एग्जाम्पल से हमें सीखने को क्या मिला? हमें सीखने को ये मिला कि प्लेट्स के बीच में यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो सिर्फ इनर वाले फेस पर जो चार्जेज होते हैं उनके कारण से होता है। अच्छा, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो भी इनर वाले फेस पर जो चार्जेज होते हैं उनके कारण से होता है। और इस स्पेस में जो एनर्जी स्टोर होती है वो भी इनर वाले चार्जेस के कारण से होती है। ठीक है, तो एक कंक्लूजन लिख लेंगे। सो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स एंड potential difference across capacitor and energy stored on the capacitor is due to charges on inner faces of capacitor। और इनर फेस पर अभी भी देखेंगे इक्वल और अपोजिट होते हैं जो स्टैंडर्ड कैपेसिटर में होता है।